हेलो बच्चों, क्लास 10 की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट करेंगे और इसमें टोटल 3 क्वेश्चन हैं। तो एक-एक करके सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि ये अपरिमेय संख्या होती क्या है। तो इसको जानने से पहले हमें वास्तविक संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब देखो ये वास्तविक संख्याएँ होती क्या हैं। तो जितने भी प्रकार के नंबर हम सोच सकते हैं, चाहे वो 2 हो, 3 हो, वर्गमूल 3 हो, वर्गमूल 2 हो या पाई हो, ई हो, जितने भी टाइप के नंबर हम सोच सकते हैं, वो सारी संख्याएँ जो होती हैं, वो वास्तविक संख्याओं के अंदर आती हैं। अब जो वास्तविक संख्याएँ हैं, वो भी 2 प्रकार की होंगी, एक होगी परिमेय संख्या, एक होगी अपरिमेय संख्या। अब देखो परिमेय संख्याओं की डेफ़िनेशन तो हमें पता है क्या क कौन सी संख्याएँ होती हैं, ऐसी संख्याएँ जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्याएँ होती है। बट जो अपरिमेय संख्या होती है, उसकी प्रॉपर डेफ़िनेशन नहीं होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कोई संख्या अगर परिमेय होगी, तो वो अपरिमेय नहीं होगी और कोई संख्या अगर अपरिमेय होती है, तो वो परिमेय नहीं होती है। तो इसकी प्रॉपर डेफ़िनेशन अगर नहीं है तो हम ये कर सकते हैं कि परिमेय संख्याओं की डेफ़िनेशन तो हमें पता है ना कि जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो अपरिमेय संख्याएँ क्या हो जाएँगी जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ पे हमें वर्गमूल 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो ये मैंने आपको अभी बोला ना कि अपरिमेय संख्याओं की प्रॉपर डेफ़िनेशन हमें नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे पहले वर्गमूल 5 को एक परिमेय संख्या मानेंगे। अब क्योंकि वर्गमूल 5 तो परिमेय संख्या नहीं होती है, तो लास्ट में अपने आप को ही गलत प्रूव कर देंगे, तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले हमें लिखना होगा कि माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। अब देखो परिमेय संख्याओं की डेफ़िनेशन तो हमें पता है ना कि ऐसी संख्याएँ जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब क्योंकि वर्गमूल 5 को हमने एक परिमेय संख्या माना है, तो यहाँ पे वर्गमूल 5 की वैल्यू इसके बराबर जाएगी। तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो ये हमने लिख दिया वर्गमूल 5 की वैल्यू p/q के रूप में है। अब देखो परिमेय संख्याओं की और डेफ़िनेशन भी होती है जहाँ पे p और q क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो ये भी लिखना होगा जहाँ p और q क्या हो जाएगा हमारा पूर्णांक हो जाएगा तथा साथ में सअभाज्य संख्याएँ हो जाएँगी। अब देखो सअभाज्य होने का मतलब क्या है कि इन दोनों का जो एचसीएफ है वो 1 के बराबर आना चाहिए। 1 के बराबर आने का मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कहीं पे अगर मैं लिखता हूँ 2/3 तो आपको दिख रहा होगा 2 और 3 इनका अगर मैं एचसीएफ निकालूँगा तो इनका एचसीएफ आएगा 1 के बराबर। तो हम कह सकते हैं 2 और 3 सहअभाज्य संख्याएँ हैं। यहीं पे अगर मैं लिखता हूँ 4/6 अब 4 और 6 के अगर मैं एचसीएफ निकालूँ तो किसके बराबर आता है? ये आएगा हमारा 2 के बराबर, ठीक है? तो ये दोनों सहअभाज्य संख्याएँ नहीं हैं। सहअभाज्य संख्याएँ क्यों नहीं है? क्योंकि इसको और छोटा किया जा सकता है। अगर मैं इसको 2 से काटूँ तो यहाँ पे होगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3। तो देखो इसको काट के हमने और छोटा कर दिया तो ये हो गया 2/3। अब इसको और छोटा नहीं किया जा सकता है। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 1 के बराबर ही आएगा। कहने का मतलब ये है कि पी और क्यू को इतना छोटा हमें करना है कि लास्ट में वो और छोटा ना हो। जैसे 4 और 6 को हमने और छोटा किया ना वैसे ही करना है। तो सहअभाज्य का मतलब ये होता है कि एचसीएफ 1 के बराबर आना चाहिए। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इसका वर्क करेंगे। तो देखो अगर मैं वर्क करता हूँ तो यहाँ पे भी स्क्वायर होगा और यहाँ पे भी स्क्वायर होगा। तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो समीकरण 1 है पहले लिखना होगा समीकरण 1 का वर्क करने पर। इसका वर्क करेंगे तो यहाँ पे भी वर्क होगा, यहाँ पे भी वर्क होगा। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग, ठीक है? तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो वर्गमूल 5 का मतलब इसका स्क्वायर है तो वर्गमूल 5 को 2 बार लिखना है। मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर 2 वर्गमूल अलग-अलग है, तो इनको एक बड़ा-सा वर्गमूल लिख दो और यहाँ पे लिख सकते हैं 5 गुणा 5। अब क्योंकि ये पेयर में आ रहे हैं, 2 का जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ पे केवल 5 मैं लिख सकता हूँ। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि वर्गमूल से ये 2 कट जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे केवल क्या आएगा हमारे पास? यहाँ पे आएगा हमारे पास 5 और ये हो जाएगा यहाँ पे p का भी स्क्वायर होगा और साथ में q का भी स्क्वायर होगा। तो यही चीज़ हमें यहाँ नीचे पे लिखनी होगी, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है? तो यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक काम कर सकते हैं देखो क्यू स्क्वायर को इधर लेके आओ, 5 को नीचे लेके आओ। तो यहाँ पे ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर को ऊपर ले गए, 5 को नीचे ले गए तो ये हमारा यहाँ पे आ गया। अब देखो पी स्क्वायर बटा 5 यहाँ पे आपको दिख रहा है। पी स्क्वायर बटा 5 दिख रहा है तो जैसे पी की वैल्यू मान लीजिए मैं लेता हूँ 25। तो ये क्या हो जाएगा 25 बटे में 5 हो जाएगा। अब 25 बटा 5 का मतलब अगर मैं 5 से इसको काटता हूँ तो पूरी-पूरी बार कटेगा ना। तो या ऐसे कह सकते हैं कि अगर मैं 5 का भाग इसमें करता हूँ, ये 25 बटा 5 का मतलब यही तो होगा कि 5 का भाग 25 में करना है।
वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पी स्क्वायर बटे में 5 है। इसका मतलब 5 का भाग पी स्क्वायर में करना है। कहने का मतलब यही है। तो मतलब 5 का भाग इसमें चले जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखनी पड़ेगी मुझे। देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। अब देखो 5 अगर पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो जो 5 है वो पी को भी विभाजित करेगा। अब ऐसे क्यों करेगा? क्योंकि पी स्क्वायर अगर 5 मतलब 5 अगर पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो पी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ पी गुणा पी और बटे में ये हो जाएगा 5। अब देखो पी की वैल्यू मैं कुछ भी ले सकता हूँ। जैसे मैंने मान लिया पी की वैल्यू ले ली मैंने 5। पी की वैल्यू अगर मैंने 5 ले ली, तो पी गुणा पी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 गुणा 5। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो 5 है, ये इसको विभाजित कर रहा है। तो केवल अगर मैं पी को भी लेता हूँ, केवल अगर मैं पी को लेता हूँ, पी मैंने यहाँ पे 5 माना है, यहाँ पे लिखेंगे माना पी बराबर होगा हमारा 5। तो पी स्क्वायर कितना होगा? 5 गुणा 5, 5 गुणा 5। तो 5 देखो इसको विभाजित कर रहा है ना, यहाँ पे 5 आ रहा है। तो 5 पी को भी विभाजित करेगा, मतलब 5/5 करेंगे, यहाँ पे पूरी-पूरी बार भाग जाएगा, 1 आएगा। या पी की जगह पे 5 की जगह पे कुछ भी ले लो। जैसे अगर मैं माना लेता हूँ पी स्क्वायर की वैल्यू मैंने ले ली, तो वैल्यू मुझे ऐसी लेनी होगी जो 5 को विभाजित करे। तो यहाँ पे पी स्क्वायर की वैल्यू मान लीजिए मैं लेता हूँ मैंने ले लिया 25 या 125 ले लो। ठीक है? तो पी स्क्वायर की वैल्यू मैंने 125 ले ली, तो पी की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे वर्गमूल 125 हो जाएगा। अब वर्गमूल 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ, जैसे 125 को लिख सकता हूँ मैं 5 गुणा 5 गुणा 5। अब आपको दिख रहा होगा 2 के जोड़े बनाएँगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 5 और साथ में ये हो जाएगा वर्गमूल में 5। अब क्योंकि पी की वैल्यू देखो, पी स्क्वायर की वैल्यू 125 आ रही थी। अगर 5 का भाग इसमें करेंगे तो पूरी-पूरी बार जाएगा। अब पी की वैल्यू आ रही है 5 वर्गमूल 5। इसको भी अगर मैं 5 से विभाजित करूँगा तो देखो पूरी-पूरी बार कट जाएगा। 5 से 5 कैंसल, तो वर्गमूल 5 हमारे पास आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है कि 5 अगर पी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 पी को भी विभाजित करेगा। ये चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दी। उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो हम लिखेंगे पी बटे में 5 बराबर, मान लीजिए कोई संख्या m है। जैसे पी स्क्वायर बटे 5 कर रहे थे, जैसे मैंने अभी आपको बोला ना कि 125 को अगर मैं 5 से भाग करता हूँ तो हमारे पास आता है 25। बट अगर ये जो 25 है इसको अगर मैं 5 से भाग करता हूँ, तो ये हमारे पास कितना आएगा? ये हमारे पास 5 आएगा। मतलब कोई अलग नंबर मिलेगा। तो इसीलिए वो अलग नंबर हमें एग्ज़ैक्टली पता नहीं है। देखो यहाँ पे तो केवल एक हमने एग्ज़ाम्पल लिया है, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल इसके हो सकते हैं। तो इसके बदले मैंने कोई नया नंबर ले लिया, मान लीजिए वो m है। ठीक है? ये अपने हमने अपनी तरफ से माना है। अब यहाँ से p की वैल्यू निकालेंगे तो 5 का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो p का मान हमारे पास आएगा 5 m के बराबर। अब ये जो p का मान है इसको यहाँ पे रख दो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे p का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 ये वाली है हमारे पास। तो यहाँ पे p का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा? इसकी जगह पे 5m का होल वर्ग हो जाएगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। अब देखो स्क्वायर यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, मतलब 5m का वर्ग ये है, 5m गुणा 5m। तो ये हो जाएगा हमारे पास 25m का वर्ग और बटे में 5। तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे, 25m स्क्वायर बटे में 5। अब 5 से ये कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है? तो आपको दिख रहा होगा क्यू स्क्वायर का मान हमारे पास आ गया 5m स्क्वायर। ठीक है? अब एक काम कर दो, ये जो 5 यहाँ पे दिख रहा है इसको नीचे लेके आओ। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर अगर इसको नीचे लेके आएँगे तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे में 5 और साथ में m स्क्वायर है, मतलब इसको आगे-पीछे हमने कर दिया। अब जैसे यहाँ पे था ना कि पी स्क्वायर बटे में 5 था, इसका मतलब 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे है क्यू स्क्वायर बटे में 5, इसका मतलब 5 क्यू स्क्वायर को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पे लिखना होगा 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। अब 5 अगर क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। जैसे 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा था तो 5 पी को भी विभाजित करेगा, वैसे ही क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। अब आपको दिख रहा होगा जो 5 है वो एक तो p को भी विभाजित कर रहा है और q को भी विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि जो 5 है p व q दोनों को विभाजित करता है, इसका मतलब p व q सहअभाज्य संख्याएँ नहीं होंगी। सहअभाज्य की संख्याएँ क्यों नहीं होंगी? क्योंकि ये p को भी विभाजित कर रहा है और q को भी। करने का मतलब क्या है कि जैसे कोई संख्या है, p और q ऐसी संख्या मैंने ले ली जो 5 को विभाजित कर रहा है। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्ज़ाम्पल लिया था ना 4/6, तो 4/6 का एचसीएफ कितना आ रहा था? एचसीएफ आ रहा था हमारा 2। 2 एचसीएफ क्यों आ रहा था? क्योंकि 2 अगर मैं 2 से इसको काटूँगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और इसको काटूँगा यहाँ पे हो जाएगा 3।
ठीक है? इसका मतलब 2 से ये कट रहा था, इसीलिए यहाँ पे जो पी और क्यू है किससे विभाजित हो रहा था? 2 से विभाजित हो रहा है। वैसे ही सेम टू सेम अब ये संख्या पी और क्यू 5 से विभाजित हो रही है, इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना आएगा? 1 नहीं आएगा बल्कि 5 आएगा। जैसे क्योंकि ये 2 से कट रहे थे तो एचसीएफ 2 आया और ये किससे कट रहे हैं? 5 से कट रहे हैं, इसीलिए एचसीएफ 5 आएगा। जबकि सहअभाज्य संख्याएँ होने के लिए क्या होना चाहिए? एचसीएफ 1 होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पर लिखेंगे जो कि हमारी कल्पना का विरोध करती है। क्यों हमारी कल्पना का विरोध करती है? क्योंकि ये सहअभाज्य संख्याएँ नहीं हैं, ठीक है? अब आगे लिखेंगे अतः वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक? तो सिंपल सा इतनी सारी चीज़ें आपको इसमें करनी है। देखो करना कुछ नहीं है, काफ़ी आसान है, 1-2 बार अगर इसको ढंग से देखोगे तो बड़ी आसानी से सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएँगी। और एग्ज़ाम में हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको आप पहले तो समझ लीजिए, अगर समझ में नहीं आता है तो इतना तो आपको रटना ही पड़ेगा अगर आपको नंबर चाहिए तो, ठीक? तो देखो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम क्योंकि अपरिमेय संख्या हमने मानी है तो इसको मान लेंगे कि माना ये परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 3 + 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है? अब क्योंकि ये परिमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आगे लिखेंगे कि ये वाली संख्या p/q के रूप में होगी, जहाँ पे p और q इसकी पूरी डेफिनेशन लिखनी होगी परिमेय संख्याएँ की कि p और q पूर्णांक होता है। जहाँ पर p और q पूर्णांक होगा तथा साथ में सहअभाज्य संख्याएँ होंगी, ठीक है? उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो 3 दिख रहा है ना, इसको इधर लेके आओ। तो यहाँ पे 3 यहाँ पे प्लस में है, बराबर के इधर लेके आएँगे तो माइनस में हो जाएगा। उसके बाद ये जो 2 है इसको भी नीचे लेके आओ। तो ये जो वर्गमूल है देखो p/q -3 और बटे में 2, तब ये जो 2 है इसको इधर लेके आए। क्यों लेके आए? क्योंकि हमें ये पता है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे एक साइड में हमें केवल वर्गमूल 5 चाहिए, इसलिए यहाँ पे जो-जो भी चीज़ें हैं इसको एक तरफ लेके आए। अब क्योंकि देखो p और q, p/q मेरे को पता है ना ये पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होते हैं? कोई से भी नंबर जो पूर्ण अंक होने चाहिए। तो मान लीजिए p को थोड़ी देर के लिए अगर मैं 3 मानता हूँ, q को थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको p को 2 मानता हूँ, q को 3 मानता हूँ, तो यहाँ पे p की वैल्यू हो जाएगी 2 बटे में q की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3, फिर यहाँ पे -3 और बटे में है 2। अब इसको हल करेंगे तो देखो सबसे पहले भिन्न को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो हर समान करने के लिए इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कितना हो जाएगा, 2 - 3 गुणा 3 ये होगा 9 और बटे में 3 है तो यहाँ पे 3 और साथ में ये 2 है तो गुणा में 2 आ जाएगा। अब इससे ये घटाएँगे तो यहाँ पे आएगा -7 और 3 गुणा 2 ये होगा 6। तो देखो ये होगी हमारी p और ये होगी हमारी q। अब क्योंकि ये -7 आ रहा है जो कि पूर्णांक होता है, ये 6 आ रहा है जो कि पूर्णांक होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा p/q हो जाएगा जो कि एक परिमेय संख्या है। कहने का मतलब ये है कि ये वाली पूरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, परिमेय हो जाएगी। ठीक है? तो अब यहाँ पे यही चीज़ लिखेंगे हम, क्योंकि अब देखो पहले तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे वर्गमूल 5 हमें पता है एक अपरिमेय संख्या है और राइट हैंड साइड ये वाला है और ये वाली अभी मैंने आपको निकाल के दिखाई कि एक परिमेय संख्या आ रही है। अब एक साइड अपरिमेय संख्या आ रही है, एक साइड परिमेय संख्या आ रही है। तो क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है क्या कभी? नहीं हो सकती। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि जो अपरिमेय संख्या है, वो कभी भी बराबर नहीं हो सकती परिमेय संख्या के। तो बराबर नहीं हो सकती, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या होगी, या यहाँ पर ये भी लिख देंगे जो कि हमारी कल्पना का विरोध करती है। अब क्योंकि कल्पना हमने ये मानी थी कि ये एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे हमने उल्टा निकाल दिया, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये एक क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये वाला क्वेश्चन भी देखो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इनमें भी हमें सेम टू सेम वैसे ही करना है। यहाँ पे अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, तो सबसे पहले तो हम इसको मानेंगे कि माना ये एक परिमेय संख्या है। उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि परिमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इसकी वैल्यू p/q के रूप में होगी। अब इसका गुणा यहाँ कर दो, इसका गुणा यहाँ कर दो, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। पहले तो ये लिखेंगे जहाँ p और q पूर्णांक और सहभाज्य संख्याएँ होंगी। उसके बाद q का गुणा यहाँ, p का गुणा यहाँ। तो ये हो जाएगा 1 गुणा q और वर्गमूल 2 का गुणा यहाँ करेंगे तो p गुणा वर्गमूल 2। अब क्योंकि हमें पता है वर्गमूल 2 एक अभाज्य संख्या है, तो एक साइड खाली वर्गमूल 2 ही हमें चाहिए। तो बाकी p को नीचे लेके आना होगा, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं p को नीचे लेके आता हूँ तो एक साइड वर्गमूल 2 बचेगा और दूसरी साइड ये जो p है नीचे आ जाएगा तो q/p हो जाएगा।
अब ये हो जाएगा मतलब q बटा p लिखो या p बटा q लिखो, एक ही बात है, क्योंकि ये दोनों पूर्णांक है। तो इसीलिए जैसे q को मैं 2 ले सकता हूँ, p को मैं 3 ले सकता हूँ। तो 2 बटा 3 क्या होता है, एक परिमेय संख्या होती है। तो ये वाली हमारी परिमेय आ रही है, ये वाली अपरिमेय आ रही है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड में वर्गमूल 2 है जो कि अपरिमेय संख्या है, और राइट हैंड साइड में q बटा p है जो कि परिमेय संख्या है। और लास्ट में लिखेंगे चूँकि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, इसीलिए ये जो हमारी कल्पना है, जो कि हमारी कल्पना का विरोध करती है, यहाँ पर लिखेंगे हमारी कल्पना का विरोध कर रही है, और लास्ट में लिखेंगे इसीलिए 1 बटे वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, ये वाला पार्ट भी हो गया। वैसे सेम टू सेम ये वाला पार्ट भी करना है। सबसे पहले मानेंगे माना 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो इसको p बटे q के रूप में लिख दो, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। आगे p और q एक पूर्णांक होंगे और साथ में सहअभाज्य संख्याएं भी होंगी। उसके बाद एक साइड में, क्योंकि मुझे पता है रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होती है, तो 7 को हटा दो यहाँ से, तो 7 को नीचे लेके आएंगे। तो 7 को नीचे लेके आए तो ये हो जाएगा p बटे में 7q। अब देखो p की वैल्यू 2 मान लो, q की वैल्यू 3 मान लो, तो 7 गुणा 3 ही हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 बटे में 21। तो ये p बटे q के रूप में है, जो कि एक परिमेय संख्या होती है। तो ये वाली परिमेय संख्या होगी, ये वाली अपरिमेय संख्या होगी। तब आगे लिखेंगे चूँकि लेफ्ट हैंड साइड में एक अपरिमेय संख्या है, राइट हैंड साइड में एक परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, वैसे ही लास्ट पार्ट इसमें दिया है, इसमें भी सेम टू सेम वही चीज़ हमें करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 6 प्लस वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो इसको p बटा q के रूप में लिख दो, जहाँ पे p और q पूर्णांक होंगे और साथ में सहअभाज्य संख्याएँ होंगी। अब देखो सहअभाज्य संख्याएँ हैं, अब मुझे एक साइड में वर्गमूल 2 चाहिए, तो 6 को इसको यहाँ से हटाएँगे तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। अब देखो आपको दिख रहा होगा ये वाली पूरी संख्या क्या हो जाएगी, हमारी परिमेय हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, p और q के कोई भी मान ले लो, जैसे मैं अब 4 लेता हूँ और यहाँ पे लेता हूँ मैं 8। हाँ, 8 नहीं, यहाँ पर 9 ले लो जैसे। फिर -6 होगा, अब भी नए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 9 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 9 छक्का ये होगा 54 बटे में ये होगा 9। अब इसमें से ये घटाएँगे तो -50 बटे 9 आएगा, जो कि पूर्णांक होते हैं। -50 पूर्णांक है, 9 पूर्णांक है। तो इसका मतलब ये p होगा, ये q होगा, जो कि परिमेय संख्या होगी। ठीक है? तो देखो यहाँ पे ये वाली परिमेय आ रही है और ये वाली अपरिमेय है ही। तो √2 हमारी अपरिमेय संख्या है और ये वाली संख्या परिमेय है। तो हम कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, इसीलिए 6 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है? तो यहाँ पे देखो इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अब देखो इस प्रश्नावली के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट आता है ना फिर भी, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक? तो यहाँ पे प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट होती है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।